बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक़ गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़ आम में कचहरी कहा जाता है। खूब से खूब तर की तलाश इंसान को ख्वाहिशात का गुलाम बना देती है और वो अपने इर्द गिर्द की नेमतों को ठुकरा कर उनसे लाताल्लुक़ होकर किसी शराब के पीछे भागने लगता है। गुज़श्ता एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह उस्मान अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर एक एजेंट के ज़रिए यूरोप के सफ़र पर रवाना हुआ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कानून कहानी पिछड़ा कुछ इस तरह का बकिया हिस्सा। मुख्तसर ये कि 2 दिन के बाद एजेंट के आदमी उन्हें ईरान से तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करवा कर तुर्की ले गए। ये तुर्की का एक सरहदी इलाका था और दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। यहाँ भी उन्हें एक खंडर नुमा मकान में सख्त सर्दी में 4 से 5 दिन गुजारना था। मरियम ने एजेंट की हिदायत के मुताबिक अपने साथ खुश्क खुराक, बच्चों के गर्म कपड़े और कंबल का इंतज़ाम तो रखा हुआ था, मगर इसके बावजूद बच्चों का सर्दी में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। जूं तू करके 4 दिन तो गुजर गए। तसल्ली ये थी कि अगले दिन उन्हें यूरोप का बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में दाखिल हो जाना था और उसके बाद सफ़र की सख्तियाँ ख़त्म और एक नई खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी की इब्तिदा होना थी। मरियम और उस्मान मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों से सरशार बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रहे थे, मगर तभी एजेंट का एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। सरहद पर पहरा काफ़ी सख्त हो गया है, उसने अंदर दाखिल होते ही कहा, हमें 3 से 4 दिन मज़ीद इंतज़ार करना होगा ताकि मुनासिब मौका देखकर हम सरहद पार कर सकें। उसने तमाम मुसाफिरों को देखते हुए इत्तला दी, मगर भाई कल से मेरे बेटे को सख्त बुखार है और मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है। आप या तो बराए मेहरबानी मेडिसिन का इंतज़ाम कर दें या फिर सरहद पार करवा दें ताकि कम से कम सफ़र की सख्ती तो ख़त्म हो। मरियम ने मिन्नत भरे लहजे से एजेंट के आदमी से कहा, ऐसा मुमकिन नहीं। उसने सपाट और गरजदार लहजे में मरियम को जवाब दिया, यहाँ से मेडिसिन का मिलना भी नामुमकिन है और तुम्हारी एक बच्चे की खातिर मैं तमाम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मरियम बेबसी से उस्मान का चेहरा देखने लगी, मगर वहाँ भी सिवाय बेबसी के और कुछ न था। बहरहाल चूं तू करके बाकी मांदा दिन भी गुजर गए और फिर एजेंट ने उन्हें अगली रात सफ़र के लिए तैयार रहने का कह दिया। दिन बड़ी बेकरारी से गुजरा। खुदा खुदा करके रात आई, वो रात जिसके अगले सिरे पर खुशियों और खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला था। उन्हें ये बताया गया कि 2 घंटे की पैदल मुसाफत के बाद वो लोग यूनान की सरहद अबूर कर लेंगे। उस्मान ने बेटे को उठाया और मरियम ने बेटी को, और वो लोग दीगर लोगों के साथ एक खुशगवार मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। चलते चलते उन्हें 2 घंटे से कुछ ही मिनट ऊपर हुए थे कि उन्हें दूर से यूनानी सरहद की धीमी धीमी रोशनियां नजर आने लगी। एजेंट ने उन्हें पत्थरों की ओट में आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से चलने का मशवरा दिया। मरियम पहले ही बच्ची को नींद की दवा देकर सुला चुकी थी ताकि उसके रोने की वजह से कोई शोर बरपा ना हो। छुपते छुपाते पत्थरों की ओट में वो लोग सरहद के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब सिर्फ वो एजेंट के इशारे के मुंतज़िर थे जब उन्हें एक एक करके सरहद अबूर करना थी। मरियम बज़िद थी कि वह उस्मान के साथ ही सरहद अबूर करेगी और अकेली आगे नहीं जाएगी, मगर उस्मान ने उसे समझा बुझाकर अकेले आगे जाने के लिए तैयार कर ही लिया। दीगर तमाम लोग एक एक करके सरहद अबूर कर रहे थे और अब मरियम की बारी थी। मरियम ने उस्मान के समझाने पर बेटी को कंधे से लगाया और बेटी की उंगली पकड़कर सरहद पार करने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 200 गज का फासला उसे भागकर तय करना था और फिर उसके बाद उस्मान की बारी थी। अभी मरियम चंद ही गज आगे गई थी कि एक ठोकर लगने से उसका बेटा गिर गया और चोट लगने की वजह से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। ये देखकर तमाम मुसाफिरों पर घबराहट तारी हो गई क्योंकि इससे यूनानी फौज एकदम अलर्ट हो गई थी। उस्मान ने चिल्लाकर मरियम को बच्चों समेत जल्दी से भागने का कहा और खुद भी उनकी तरफ दौड़ लगा दी क्योंकि उस वक्त सोचने का वक्त नहीं था। मरियम घबराहट के मारे पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रही थी
اور بچوں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ تبھی انہیں اپنے پیچھے بہت سے فوجیوں کے دوڑنے اور چلا چلا کر بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عثمان دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ تبھی اچانک یونانی فوج کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ مریم تو جوں توں کر کے سرحد پار کر گئی، یا شاید یونانی فوج نے اس پر رحم کھاتے ہوئے فائرنگ نہیں کی، مگر عثمان نہ بچ سکا۔ 3 گولیاں اس کی پیٹھ میں لگیں اور سینے سے پار ہو گئیں اور موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یونانی فوج نے اس کی لاش کو بے گور و کفن جنگل میں پھینک دیا، جہاں وہ جنگلی جانوروں کی خوراک بن گیا۔ بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ہولناک واقعے کے بعد مریم اور اس کے بچوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہوگی؟ وہ لوگ آج بھی یورپ میں مقیم ہیں، مگر عثمان کی یاد ان کے دل میں آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ مرتے ہوئے اس کی نظروں کی بے بسی وہ اب بھی بھلا نہیں سکے۔ عثمان اور مریم کا پوری فیملی سمیت یورپ جانے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں، لیکن خدا را زیادہ کے لالچ میں اپنی موجودہ نعمتوں کو نہ ٹھکرائیں۔ رزق کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رزق دینے والے سے تعلق مضبوط کریں، وہ آپ کو مطمئن بھی کر دے گا اور پرسکون بھی۔ ہماری آج کی قانون کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اور آخر میں ایک درخواست کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔